So the today topic name is what is disk input output. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो डिस्क जो भी डिस्क इंक्लूड्स रीड एंड राइट ऑपरेशन, ठीक है। डिस्क के अंदर जो भी डेटा रहता है, जो भी फाइल्स रहती है, दिस फाइल्स आर परमानेंटली stored in a disk on the disk, and whenever we want these files there are two types of operation can be performed. एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दूसरा राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जब भी हमें कोई फाइल रीड करनी रहती है, जैसे ये मेरा अभी प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबसे पहले मैंने क्रिएट किया, बनाया, ठीक है। सो जब मैंने उसको क्रिएट किया, बनाया और उसको सेव किया, देन दैट टाइम राइट ऑपरेशन मेरा परफॉर्म हुआ, ठीक है। जो भी मैंने लिखा, जो भी मैंने न्यू स्लाइड बनाई, उसके अंदर मैंने पेजेस, ब्लैंक पेजेस ऐड किए, उसके अंदर मैंने ये पीपीटीज बनाई है, जो लिखा है वो सब क्या है, राइट ऑपरेशन है। एक ब्लैंक फाइल में मैंने कुछ राइट किया, कुछ लिखा, ठीक है। जब मैंने उसको सेव किया तो वो सेकेंडरी स्टोरेज पे जाके किसी नाम से किसी फोल्डर के अंदर सेव हो चुकी वो फाइल, ठीक है। अब मैं उसको बाद में रीड करना चाहती हूँ, तो जब मैं उसको रीड करूँगी तो फिर से मैं उसी पाथ को फॉलो करूँगी जहाँ पे मैंने उसको सेव किया था। डी ड्राइव, सी ड्राइव, जो भी ड्राइव होगा जहाँ पे मैंने सेव किया वहाँ पे जाऊँगी, उस फोल्डर को ओपन करूँगी, उस फाइल को पर्टिकुलर नाम मैंने दिया होगा, जैसे मैंने इसको भी दिया है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो मुझे पता है कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4 नाम से ये मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना हुआ है। मैं उसको ओपन करती हूँ। व्हेन आई डबल क्लिक ऑन दिस फाइल, उसको हम जब भी वो ओपन होंगी तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, ठीक है। सो रीड मीन्स आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है एंड राइट मीन्स इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ द ऑपरेशन आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ केबीज में, किलो बाइट्स में ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। एमबी या जीबी में नहीं होता है, कभी भी किलो बाइट्स में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जो डेटा रीड होता है या जो डेटा राइट किया जाता है फाइल के अंदर, केबीज के फॉर्म में होता है। सो दैट डिस्क इनपुट आउटपुट इंक्लूड्स रीड एंड राइट और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। रीड यानी आउटपुट जनरेट होना, राइट यानी इनपुट जाना, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, डिफाइन इन टर्म्स ऑफ केबीज, किलोबाइट्स, इन्वॉल्विंग इन फिजिकल डिस्क। फिजिकल डिस्क मीन्स आपका परमानेंट स्टोरेज। इन सिंपल वर्ड, it is a speed with which the data transfer takes place between the hard disk drive and the RAM. जैसे मैंने बोला कि जब भी हम कोई फाइल को रीड करना चाहते हैं, when I want to read some file, तो जो भी सेकेंडरी स्टोरेज पे जहाँ पे वो फाइल स्टोर्ड है वहाँ से वो फाइल रीड होती है, और रीड होके वो हार्ड डिस्क से कहाँ पे आती है, रैम के अंदर आती है रीड ऑपरेशन के लिए। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी। तो बेसिकली जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सो एवरी टाइम जो भी डेटा ट्रांसफ़र जो होता है इन बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड रैम और हार्ड डिस्क के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है। और बेसिकली इट मेजर्स एक्टिव डिस्क इनपुट आउटपुट टाइम। इट इज़ द मेजर of performance and is thus used to categorize the storage devices like HDD, SSD and SAN। तो ये हमारे हार्ड डिस्क के स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप्स है, HDD, SSD, SAN। तो these are the hard disks. It enables one to monitor read and write operation of logical disk on system and set a threshold. He and she gets alert if below the mentioned matrices reach the level preset by him. Read and write per second, write operation rate। यानी जब भी ये ऑपरेशंस होते हैं, रीड राइट ऑपरेशन जब भी होते हैं, सो देर इज सम मॉनिटर इज परफॉर्मिंग सम टास्क, मॉनिटर किया जाता है उसके ऊपर। और जब भी वो मॉनिटर होता है तो वो हमेशा इन सेकंड, जैसे किलोबाइट से हमारा डेटा रीड होता है और किलोबाइट से डेटा हमारा क्या होता है, राइट होता है।
और हमेशा ये रीड राइट ऑपरेशन जब भी होता है तब टाइम सेट किया जाता है, ठीक है, टाइम को फॉलो किया जाता है कि विद इन दैट टाइम ये आपका रीड ऑपरेशन होना चाहिए, राइट ऑपरेशन होना चाहिए। तो मॉनिटर होती है, ये पूरे ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाता है बाय द मैनेजर, जो इनपुट आउटपुट मैनेजर होगा उसके थ्रू ये सब चीज़ें मॉनिटर होती हैं। तो यहाँ पे जो नीचे कुछ ऑपरेशंस दिए हैं उसके रेट उन्होंने दिए हैं, रेट इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, रेट इन टर्म्स ऑफ मिली सेकंड्स भी रह सकते हैं, सेकंड्स भी रह सकते हैं। जैसे पहला राइट ऑपरेशन है तो राइट पर सेकंड, राइट ऑपरेशन रेट, जिसे हम राइट ऑपरेशन रेट कहते हैं। यानी अगर कोई चीज़ आप राइट कर रहे हो, ठीक है, यानी आप उस फाइल के अंदर राइट कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो फाइल में, तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पर सेकंड, बट द डेटा इज राइटेड इन द फाइल इन टर्म्स ऑफ केबीज में ही डेटा राइट होगा और उसका रेट जो रहेगा वो पर सेकंड के हिसाब से रहेगा। वैसे ही रीड ऑपरेशन, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें से डेटा रीड हो रहा है वो भी किलोबाइट्स में ही रीड होगा, बट उसका रेट क्या रहेगा, टाइम रेट थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, पर सेकंड, रीड्स पर सेकंड। बिजी टाइम, परसेंटेज ऑफ elapsed टाइम when your particular disk drive was busy in serving write and read request। तो आप बिजी टाइम किसे कहा जाता है कि जब कोई डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है, जैसे हम अभी मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में वर्क करें या मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जैसे हम कहते हैं कि हमारा CPU 100 टाइम यूटिलाइजेशन दे रहा है, वैसे ही हमारी हार्ड डिस्क भी 100 टाइम यूटिलाइजेशन देती है। तो वो कंटिन्यूसली रीड एंड राइट रिक्वेस्ट को जो है वो फॉलो करती जाती है, रीड एंड राइट कंटिन्यूसली वो ये रिक्वेस्ट को जो है वो फॉलो करती है। तो उस टाइम में हम कहते हैं उसको, उस पर्टिकुलर टाइम को हम कहते हैं बिजी टाइम, और वो परसेंटेज में आता है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ योर डिस्क ड्राइव बिजी टाइम। तो 100% है या 90% है, जितना ज़्यादा उसका परसेंटेज रहेगा उतना हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जैसे इट इज़ द परसेंटेज elapsed टाइम व्हेन योर पर्टिकुलर डिस्क ड्राइव वॉज बिजी इन सर्विंग अ read and write operations। Queue length, the number of requests on the disk that are in the queue। कितने रिक्वेस्ट्स जा रहे हैं, कितने फाइल्स रीड करने के लिए रिक्वेस्ट जा रही है और कितने फाइल रीड करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। तो एक क्यू फॉलो की जाती है जिसे हम क्यू लेंथ कहते हैं। तो उसमें हाउ मेनी रिक्वेस्ट आर प्रेजेंट फॉर रिक्वेस्टिंग सम फाइल्स रिक्वेस्ट करने के लिए उस क्यू में कितने रिक्वेस्ट्स प्रेजेंट है। तो ये सब क्या बताते हैं, ये सब वो पैरामीटर्स है जो पैरामीटर्स आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के वक्त यूज़ किए जाते हैं। रीड एंड राइट ये दो ऑपरेशंस है, राइट करना यानी न्यू डेटा राइट करना इन किलोबाइट्स और उसका टाइम क्या है तो पर सेकंड है। रीड ऑपरेशन यानी कोई डेटा रीड करना एग्जिस्टिंग फाइल से, वो भी इन किलोबाइट्स, बट उसका रेट क्या है, टाइम क्या है तो पर सेकंड है। बिजी टाइम यानी आपके हार्ड डिस्क का या फिर आपके डिस्क ड्राइव का यूटिलाइजेशन कितना अच्छा है वो बताता है बिजी टाइम। क्यू लेंथ यानी कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, जितनी भी रिक्वेस्ट्स आ रही है वो सब क्यूज़ में रहती है, सो वो क्यू लेंथ कहलाती है। फिर आता है व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट बफरिंग, बफरिंग क्या होगा, एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग, और what are the different buffering approaches। अब buffering means what? Buffering means temporary storage area। Buffering means temporary storage area। जैसे हम कहते हैं कि always your file permanently stored on secondary disk drive, secondary disk drive पे permanently stored है। जब भी उसको read करना है हमें तो हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट से उठा के कहाँ पे लाते हैं, रैम में आते हैं। बट रैम इज़ व्हाट? रैम इज़ नथिंग बट अ बफरिंग। रैम इज़ नथिंग बट अ टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया, जहाँ पे टेम्प्रेरी आपकी फाइल स्टोर्ड है फॉर सम टाइम, कि कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता है। उसका ऑपरेशन जैसे फिनिश हो जाएगा फिर से वो परमानेंटली सेव हो जाएगी आप उसके खुद के एरिया में। सो बफरिंग, उसे हम कहते हैं बफरिंग। सो बफरिंग इज़ द टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया। जनरली बफर स्टोर द डेटा when the data transfer between two devices or one device or one application। So buffering means it is nothing but a intermediate, ठीक है, एक intermediate है जहाँ जब कोई devices कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने का सोचता है तो बफरिंग उसके बीच में बफर जैसा काम करता है।
जैसे दो डिवाइसेस है, दो अलग अलग एरियाज़ है, दो अलग अलग एरियाज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, वो दोनों के बीच में एक ऐसा टेम्पररी एरिया इमेजिनेटरी एरिया क्रिएट करेंगे और वो एरिया में वो अपना कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। टेम्पररी रहेगा वो, ठीक है, परमानेंटली नहीं रहेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज बफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, think about the company that delivers bottles drinking water to office. Pure Cycle Water Company as shown in the figure. Each water bottle is a buffer. Water company delivers full bottle of water and takes empty bottle back to the water production facilities to relieve. Consumers never need to wait for the water as water has been placed in the buffer and delivered to the consumer prior to the consumer actually requesting a drink. Processes must be wait for input output to complete before the proceeding. To avoid deadlock, certain pages must be remain in the main memory during the input output operation. It may be more efficient to perform input transfer in advance of request being made and to perform output transfer sometimes after the request is made. जैसे एक एग्जांपल उन्होंने बताया है कि एक कंपनी है, प्योर साइकिल वाटर कंपनी है, ठीक है, जो किसी ऑफिसेस में पानी भरी हुई बॉटल्स के पानी की बॉटल्स वो पास करती है और जैसे ही उसका कंज्यूम हो जाता है, खाली हो जाती है, तो फिर से रिसाइकल करने के लिए उस खाली बॉटल को फिर से वो कंपनी वापस ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रहा है डिलीवरिंग वाटर, ठीक है। अब ये इस साइड यहाँ पे कंज्यूमर ऑफिस यानी को जो कस्टमर ऑफिस, जो कस्टमर है, ठीक है, जिसको पानी का सप्लाई किया जा रहा है, वाटर बॉटल सप्लाई की जा रही है, तो वो बन गया है वाटर कंज्यूमर, ठीक है। और राइट साइड में आपको वाटर कंपनी, जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन हो रहा है बॉटल्स का, जिसमें पानी डाला जा रहा है और बॉटल को सील किया जा रहा है। अब जब ये नंबर ऑफ बॉटल्स यहाँ से डिलीवर हो रही है इस कस्टमर को ऑफिसेस में, और जैसे ही उसका यूज़ हो जाता है, वो बॉटल खाली हो जाती है, तो फिर से वो खाली हुई बॉटल रिटर्न किया जा रहा है फिर से उस कंपनी को, वाटर कंपनी को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिसाइकलिंग हो रहा है, ठीक है। रिसाइकलिंग मीन्स इट इज़ नथिंग बट अ बफरिंग। तो बफरिंग इज द एम्प्लॉयड बाय द डिवाइस मैनेजर टू कीप इनपुट आउटपुट बिजी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज नॉट रिक्वेस्टिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दस द ओवरलैपिंग द डिवाइस एंड द सीपीयू ऑपरेशन। मीन्स बफरिंग में क्या हो रहा है कि अगर कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं भी है, फिर भी वो अपने बफर में कुछ डेटा स्टोर करके रख रहा है। मीन्स ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जस्ट इमेजिन दैट इट इज़ कॉल्ड एज बफर। तो जैसे ये जो कंपनी है, इस कंपनी को दिन भर में 100 बॉटल्स लगती है, ठीक है। उनके पास उतने एम्प्लॉय है जो 100 बॉटल्स कंज्यूम करते हैं एक दिन में। तो आप ये जो कंपनी है वो क्या करेंगी, 100 बॉटल्स का प्रोडक्शन जनरेट करेंगी और उसको वो डिलीवर कर देंगी इस कंपनी को, ठीक है, इस ऑफिस को, कस्टमर को, और वो कस्टमर के पास वो 100 बॉटल्स रहेंगी, ठीक है। अब 100 बॉटल्स एक दिन में लगने वाली है, बट इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट रेट, इट विल बी वेरी डे टू डे, ठीक है। डे टू डे वो वेरी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि कुछ हाफ एम्प्लॉयज़ आए नहीं है कॉलेज ऑफिस में, तो हाफ ही एम्प्लॉय प्रेजेंट है, तो 100 बॉटल्स कंज्यूम नहीं होंगे। अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि कभी ऑफिसेस में कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ पे कुछ गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, तो 100 से भी ज़्यादा लग सकते हैं। मीन्स रिक्वेस्ट जो है वो इट विल बी डिपेंड्स ऑन सम सिचुएशन। तो उस केस में ये जो 100 बॉटल्स का जो उनके पास जो भी ये है, ठीक है, हम उसे कह सकते हैं स्टेपनी कह सकते हैं, ठीक है। जो स्टेपनी है उनके पास 100 बॉटल्स की, वो रिक्वेस्टिंग पे ऊपर डिपेंड है। तो जिस तरीके से रिक्वेस्ट आएंगे उस तरीके से बॉटल्स वहाँ से ली जाएंगी, और जैसे वो एम्प्टी हो जाती है, वो एम्प्टी होने के बाद फिर से वाटर कंपनी को आ जाएंगी। तो ये 100 बॉटल्स का जो भी उनके पास जो
किया हुआ उन्होंने जो रखा हुआ है अपने पास, स्टोरेज रखा हुआ है, इट इज़ नथिंग बट अ बफरिंग, उसे हम बफरिंग कहते हैं। सो आइदर योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड और नॉट, आपके पास बफरिंग होना ज़रूरी रहता है, ठीक है। बफरिंग में वो डेटा टेम्पररी डेटा रहता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। फिर नीड क्या है, क्या ज़रूरत है हमें बफरिंग करने की। बफर आर नीडेड फॉर नंबर ऑफ रीजन्स विच आर एज फॉलोज। नंबर 1, computer has no control over when some input output devices will start sending input, even though no process has requested input from the keyboard. There is nothing that the computer can do to prevent the user from typing in character. The operating system can either ignore those characters or save them until some process issues the keyboard read the request. Buffering are used to store the unread inputs. बफरिंग का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हमारा कंट्रोल, कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। वो इनपुट डिवाइस, हमारे पास कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है, हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ उसके साथ खेलते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हम डेटा इनपुट करते रहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने से पहले आपके पास एक चीज़ ऐसी चाहिए कि जो आपके डेटा को बफर करके रख रहा है, और बफर करने के बाद डिपेंडिंग ऑन योर कमांड वो उस डेटा को एज ए इनपुट करके लेगा, और जो अनवांटेड डेटा है वो उसको छोड़ देगा। जैसे हम कहते हैं कभी कभी हमारे बच्चे कुछ भी टाइप करते रहते हैं मोबाइल के अंदर, तो हम वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो कुछ भी टाइप करने लग गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हाईलाइट हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक एन बफरिंग, यानी वो अलर्ट कर रहा है कि कुछ भी टाइप मत करो, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको टाइप करनी है। तो यहाँ पे भी बफरिंग में भी वही चीज़ हो रही है कि जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो डायरेक्टली नहीं ले रहा है उसको, वो पहले बफरिंग में स्टोर करेगा, और जो कमांड उसको एग्जीक्यूट करनी है तो रिलेटेड टू दैट कमांड जो डेटा उसको लगेगा वही डेटा वो वहाँ से उठाएगा। तो ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंस बेनिफिट है बफरिंग का। ब्लॉक डिवाइसेस परफॉर्म इनपुट आउटपुट इन ब्लॉक यूनिट्स। द एप्लीकेशन इंटरफेस में परमिट इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ एनी साइज। बफर आर नीडेड टू पैकेज द रिक्वेस्ट इनटू द ब्लॉक साइज यूनिट। जहाँ पे ब्लॉक डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, यानी ऐसे डिवाइसेस जिसमें ब्लॉक साइजेस में डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें बफरिंग में सबसे पहले ब्लॉक वाइज डेटा आता है, और वहाँ से फिर ब्लॉक वाइज डेटा ट्रांसफ़र होता है डायरेक्टली कंप्यूटर मेमोरी में। तो वहाँ पे भी बफरिंग का यूज़ होता है। सम डिवाइसेस यूज़ DMA ट्रांसफ़र। बफर्स आर नीडेड as a destination or source of the transfer. Using the operating system buffer ensure the integrity of transfer. तो DMA ट्रांसफ़र, DMA करके एक डिवाइस रहते हैं, कुछ डिवाइसेस रहते हैं जिसमें DMA ट्रांसफ़र होता है। DMA का कुछ लॉन्ग फॉर्म है, फ़िलहाल पता नहीं है मुझे, लेकिन DMA एक डिवाइसेस में, कुछ डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। तो उस केस में सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जैसे यूज़र हो गया और कंप्यूटर मेमोरी, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो उसमें भी वहाँ पे बफर यूज़ किया जाता है। इफ़ सिंक्रोनस राइट ऑपरेशन आर परमिटेड, copying the data into the operating system buffer allow the application to continue executing without concern it will overwrite the data that has not yet been returned to the device. असिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज ऑपरेशंस जो रहते हैं, उसमें जो भी डेटा आता है वो बफरिंग में आता है, और बफरिंग में ही पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और फाइनली डेटा को स्टोर किया जाता है परमानेंटली सेकेंडरी हार्ड डिस्क के ऊपर। तो यहाँ पे भी बफरिंग का यूज़ होता है। देन बफरिंग अप्रोचेस, बफरिंग के अप्रोचेस क्या क्या है। तो पहला तो है ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस स्टोर्स, और दूसरा है स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस ट्रांसफ़र। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस स्टोर्स यानी जो भी डेटा आ रहा है इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स में आ रहा है, ठीक है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ठीक है। और स्ट्रीम ट्रांसफ़र में क्या होता है, स्ट्रीम ओरिएंटेड यानी
बाइट वाइज जा रहा है, ठीक है। जैसे किलो बाइट में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, तो डेटा जो रहता है बाइट फॉर्मेट में कंटिन्यूअसली अगर जा रहा है तो उसे हम स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस ट्रांसफ़र कहते हैं। और अगर एक ब्लॉक बन के डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है बफर के अंदर तो उसे हम ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस ट्रांसफ़र कहते हैं या स्टोर्स कहते हैं। सो दीज आर द 2 अप्रोचेस ऑफ बफरिंग। Block oriented device stores information, device stored the information in terms of blocks that are usually in a fixed size and transfer are made only one block at a time। तो जो ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं वो फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स रहते हैं। जैसे अगर मैंने एक फिक्स साइज बनाया है कि मुझे 100 किलो बाइट्स का एक ब्लॉक बनाना है, तो उसके अंदर 100 किलो बाइट्स की ही डेटा 100 किलो बाइट्स का ही डेटा रहेगा और 100 किलो बाइट्स का एक ब्लॉक बनेगा। और जब वो डेटा रीड किया जाएगा तो वो भी एक एक ब्लॉक के थ्रू ही रीड होगा। जैसे 100 किलो बाइट्स वाला एक ब्लॉक अगर आपने राइट किया है तो 100 किलो बाइट वाला एक ब्लॉक को रीड किया जाएगा एट वन टाइम, ठीक है। इस तरीके से उसका रीड एंड राइट ऑपरेशन होता है। Generally, it is possible to reference data by its block number. For example, disk and USB keys. तो disk और USB keys में USB keys जो है हमारे उसमें हम जनरली ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस स्टोर डेटा रहता है वो, जहाँ पे ब्लॉक के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सेकंड वन इज स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस ट्रांसफ़र। स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस ट्रांसफ़र डेटा इन एंड आउट एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई ब्लॉक का स्ट्रक्चर नहीं रहता है, बाइट्स के फॉर्म में, किलो बाइट्स में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बाइट्स में 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट 6 बाइट, तो बाइट फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र होता है कंटिन्यूसली, इसलिए उसको स्ट्रीम फॉर्मेट कहा गया है। कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जाम्पल द टर्मिनल्स, प्रिंटर्स, कम्युनिकेशन पोर्ट्स, माउस एंड अदर pointing devices and most other devices that are not secondary storage are the stream oriented। तो जो भी सेकेंडरी स्टोरेज वाले डिवाइसेस नहीं हैं वो हमेशा स्ट्रीम ओरिएंटेड रहते हैं। जैसे हम रैम भी कह सकते हैं, रैम इज़ नथिंग बट अ स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस, क्योंकि उसमें जो डेटा आता है वो बाइट्स में आता है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट। या फिर प्रिंटर्स को जो डेटा हम पास करते हैं वो भी स्ट्रीम ओरिएंटेड ही जाता है। जब भी प्रिंट होता है तो वो प्रिंट एक एक कैरेक्टर को ही वो प्रिंट करते जाता है, ठीक है, पूरा ब्लॉक नहीं प्रिंट होता है, एक एक कैरेक्टर को वो प्रिंट करते करते ऐसा पूरा पेज आपका प्रिंट आउट निकलता है। और कम्युनिकेशन पोर्ट्स जो रहते हैं वो भी स्ट्रीम ओरिएंटेड रहते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ओरिएंटेड डिवाइस ट्रांसफ़र। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम कल देखेंगे, इनपुट आउटपुट बफरिंग स्कीम। आज हमने सिर्फ क्या देखा, हमने बफरिंग डिस्क इनपुट आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट बफरिंग, ये 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं।